नमस्कार। आज के इस कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे। जीएस गुरिये जो हमारे समाजशास्त्री है और विचारक है, इनका सिद्धांत था जाति, वर्ग और व्यवसाय। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जाति, वर्ग और व्यवसाय, सन 1961। गुरिये की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का हिंदी अनुवाद जाति, वर्ग और व्यवसाय है। यह पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और कास्ट एंड रेस इन इंडिया का संशोधित एवं विस्तृत रूप है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है, जिसमें जाति व्यवस्था के लक्षण, जाति समूहों का स्वरूप, युग युग से जाति, जाति में परिवर्तन, प्रजाति और जाति, भारत के बाहर जाति के तत्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय और जाति, वर्ग तथा उसके कार्यों तथा जाति के भविष्य आदि जाति से संबंधित विविध विषयों की विवेचना की गई है। यह कृति भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। जीएस गुरिये ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि भारतीय जाति और वर्ग इस नाम के मेरे ग्रंथ का यह अर्थात जाति, वर्ग और व्यवसाय का परिवर्धित संस्करण है और मेरे भारतीय जाति और प्रजाति नामक ग्रंथ का चौथा संस्करण है। व्यवसाय के संबंध में लिखे हुए एक नए प्रकरण को इस संस्करण में सम्मिलित करने से इसका विस्तार हो गया है। इस विस्तार से यह ग्रंथ भारतीय समाज संरचना का एक विशेष अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात अब हम जाति व्यवस्था के बारे में सविस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हिंदू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता है और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उस समय गुरिये के अनुसार हिंदू समाज के निम्न 6 प्रधान विशिष्ट लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इन सभी लक्षणों का हम यहाँ पर बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिंदु है समाज का खंडात्मक विभाजन, इट मीन्स सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। हिंदू जाति समाज न्यूनाधिक रूप में समरूप समुदाय नहीं था और यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह अर्थात जातियां थे और जिनका अपना सुविकसित जीवन व्यतीत होता था और जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भांति उसके धन पर निर्भर नहीं होती थी। ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊंची जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों की नियमित तथा स्थायी परिषदें या प्रशासनिक संस्थाएं पंचायत होती थी। ये जाति पंचायतें उपजाति के साथ निषिद्ध खान-पान, पारस्परिक व्यवहार, स्त्री को रखेल या उपपत्नी के रूप में रखना, स्त्री का अपहरण या व्यभिचार, अवैध संभोग करना, पत्नी का भरण पोषण नहीं करना, कर्ज नहीं चुकाना आदि अपराधों पर निर्णय दिया करती थी। इसी प्रकार जाति पंचायत भी अपने अपराधी सदस्यों को दंड के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप से जाति से बहिष्कृत भी करती थी। जुर्माना, जाति के सदस्यों को भोज और शारीरिक दंड आदि दिया करती थी। जीएस गुरिये ने यहाँ पर यह लिखा है कि जाति स्वयं अपने शासक है। विभिन्न जातियों के मध्य एक सांस्कृतिक खाई देखी जा सकती है और आपने अपने निष्कर्ष में यह भी बताया कि जातियां छोटी तथा अपने आप में समुची सामाजिक दुनियाएं होती थी और विशाल समुदाय में सम्मिलित रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हुआ करती थी। ये सब जो है समाज का खंडात्मक विभाजन है, इसके अंतर्गत आती है। इसका दूसरा लक्षण है श्रेणीबद्धता। अंग्रेजी में इसको हायरार्की कहा जाता है।
जीएस गुरिये के अनुसार जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों अर्थात जातियों की श्रेणीबद्धता है। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने को मिलती है और इसमें ब्राह्मण उच्चतम परिस्थिति प्राप्त होते हैं और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम प्रशस्ति वाली होती है और अन्य जातियां प्रतिष्ठानुसार इनके मध्य क्रम में स्थित होती है, श्रेणीबद्धता के अंतर्गत आती है। इसका तीसरा लक्षण है भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम विद्यमान है कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन किन जातियों से ग्रहण कर सकता है और किन किन से नहीं। इस संबंध में भारत में बहुत अधिक अनेकता विद्यमान है और जीएस गुरिये ने तो भोजन और सामाजिक समागम संबंधी नियमों के आधार पर भारत को दो भागों में विभाजित भी किया है। आपने उत्तर भारत में जातियों का विभाजन निम्न 5 समूहों में विभाजित किया है, जो कि निम्न प्रकार से। पहला स्थान द्विज यानी ब्राह्मणों का है। दूसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण पक्का भोजन ग्रहण कर लेते हैं और तीसरे स्थान पर वे जातियां आती है जिनके हाथ से ब्राह्मण मात्र जल ग्रहण कर सकते हैं। चौथा स्थान उन अछूत जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं और अंतिम स्थान पर वे जातियां आती है जिनका स्पर्श मात्र किसी भी कट्टर हिंदू को अपवित्र कर सकता है। सिद्धांत रूप में ऊंची जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति के सदस्य द्वारा स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हो जाता है, परंतु व्यवहार में इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता। दूसरा, दक्षिण भारत में मद्रास और विशेषकर मलबार में इस सिद्धांत को और भी अधिक विस्तृत रूप में देखा जा सकता है। एक निश्चित दूरी से कम दूरी होने पर उच्च जातियां अपवित्र भी हो जाती है। इसका चौथा लक्षण है विभिन्न खंडों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार। जाति संरचना में उच्चतम जाति अर्थात ब्राह्मण को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तथा उसकी न्यूनतम असमर्थताएं होती है। इसके विपरीत निम्नतम जाति अर्थात अस्पृश्य या हरिजन पर अधिक असमर्थताएं होती है और न्यूनतम विशेषाधिकार होते हैं। यहाँ पर हमारे जो है समाजशास्त्री या विचारक जीएस गुरिये ने यह बात भी लिखी है कि विशिष्ट जातियों या जाति समूहों का गांव में पृथक्करण, नागरिक विशेषाधिकारों तथा असमर्थताओं का अत्यंत ही स्पष्ट चिन्ह है और यह सारे भारत में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहता आया है। नियमों की कठोरता में दक्षिण भारत का विशिष्ट स्थान है और आपने यहाँ पर यह भी लिखा है कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलुगु, कन्नड़ प्रदेशों में केवल अपवित्र जातियों को ही पृथक किया जाता है और उन्हें गांव की बाहरी सीमा पर रहने के लिए भी विवश किया जाता है। तमिल व मलयालम प्रदेशों में प्राय ऐसा होता आया है और विभिन्न जातियां पृथक भागों में रहती भी है या कभी कभी किसी गांव को ही 3 भागों में विभक्त यहाँ पर कर दिया जाता है। एक भाग में प्रमुख जाति या ब्राह्मण, जबकि दूसरे में शूद्र और तीसरे में पंचम यानी अछूत निवास करते हैं। ब्राह्मणों, शूद्रों और पंचमों के मूल्य भी यहाँ पर पृथक पृथक होते हैं। ब्राह्मणों के संस्कार विशिष्ट वैदिक क्रिया पद्धति की सहायता से संपादित होते थे, जबकि अन्यों के संस्कार पौराणिक क्रिया पद्धति जिसे कम पवित्र माना जाता है के द्वारा संपन्न किए जाते थे और अत्यंत पवित्र साहित्य का अध्ययन शूद्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रतिबंध निम्न जातियों पर लगे हुए रहे हैं। मंदिरों के अंतरम भागों में मात्र ब्राह्मण ही जा सकते थे। शूद्रों तथा अन्य जातियों का प्रवेश स्थान वहां पर बिल्कुल निषेध होता था। यहाँ पर गुरिये ने यह भी लिखा है कि ऐसा वर्णन पाया जाता है कि मराठों तथा पेशवाओं के शासन काल में महार और मांग जातियों को पूना के दरवाजों के अंदर दोपहर 3 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय में
उनके शरीरों की लंबी छाया पड़ती थी और जो ऊंची जातियों के सदस्य पर गिरकर उन्हें अपवित्र कर देती थी। महाराष्ट्र प्रदेश में अछूतों को सड़क पर थूकने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कहीं ऊंची जाति के किसी हिंदू का पैर उससे छू जाने से वह अपवित्र हो जाते थे। मालाबार तथा पूर्वी सीमा के ताड़ी बनाने वाले इजवा तथा सानारों को छाता, जूता या सोने के गहने पहनने, गाय धोने या देश की साधारण भाषा का भी उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सन 1865 तक ऐसा ही कानून था कि तिया या अन्य नीची जातियों की स्त्रियों को कमर से ऊपर अपने शरीर को नहीं ढक सकती थी। उन्हें अपने शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल खुला रखने की विवश होना पड़ता था। सश्रम कारावास या मृत्यु दंड प्राय नीची जातियों के अपराधियों को ही यहाँ पर दिया जाता था। 5वां लक्षण है अप्रतिबंधित व्यवसाय का चयन का अभाव। यहाँ पर सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे और उस समय व्यवसायों को वे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। ब्राह्मण यह सोचता था कि उसके लिए पुरोहित बनना या बने रहना उचित है। चमार जूते बनाना और चमड़े के कार्य को करना अपना परम कर्तव्य समझता था। घूरिया ने टिप्पणी लिखी है कि यह मात्र सामान्य रूप से ही सत्य था, क्योंकि व्यापार, कृषि श्रम, सैनिक सेवा जैसे व्यवसाय समूह थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे। अधिकांश जातियां इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसके साथ आपने यह भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा धंधा अपनाने की अनुमति नहीं देती थी जो कि प्रतिष्ठाघातक हो, जैसे ताड़ी या शराब बनाना, मलमूत्र या कूड़ा करकट उठाना या चमड़े का गंदा कार्य करना। व्यक्ति के व्यवसाय के चयन करने में 2 प्रकार के प्रतिबंध होते थे। पहला, अपनी जाति बंधुओं का नैतिक नियंत्रण और दूसरा, अन्य जातियों तथा सामाजिक प्रतिबंध भी व्यवसाय के चयन में प्रभावी रहते थे। यहाँ पर जी.एस. गोरिया ने एक उदाहरण दिया है कि जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता था और इसी कारण पुरोहित का कार्य का पूर्ण अधिकार परंपरागत एवं आनुवंशिक रूप से ब्राह्मणों का रहा है। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में ब्राह्मणों को अनेक लौकिक कार्यों जैसे लेखापाल और सैनिक सेवा में देखा जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय विद्रोह से पूर्व ब्राह्मण बंगाल की सेवारत थे। राजपुताना के कुछ ब्राह्मण मारवाड़ी सेठों की सेवा करते थे। यहाँ पर गोरे ने यह बात लिखी है कि कृषि में अनेक जातियां लगी हुई है। व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बिना अपनी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन किए या जाति के अंदर विवाह का अधिकार खोए चले जाना असंभव नहीं है। रसेल ने लिखा है कि अनेक जातियों का एक सा ही परंपरागत व्यवसाय है। मध्य प्रांत की लगभग 40 जातियों का वर्गीकरण कृषकों के रूप में, 11 का बुनकरों के रूप में, 7 का मछुआरों के रूप में और ऐसे ही अन्यों का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। घूरिया ने निष्कर्ष में लिखा है कि यह सामान्य कथन स्वीकार किया जा सकता है कि प्रत्येक जाति के लिए जो व्यवसाय निश्चित है उसे अधिमान्यता पाने का अधिकार है। कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए खुला है। आपने इरविंग का कथन उद्धृत किया है जिस प्रकार से, यदि हम पुरोहित के कार्यों को छोड़ दें तो जाति का भी आवश्यक प्रभाव जीवन को उस दिशा पर नहीं पड़ता है जिस ओर कोई व्यक्ति जाना चाहे। और घूरे की टिप्पणी है कि इरविंग का उपरोक्त कथन स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। आपने इस संबंध में बेंस के कथन को सही बताया है जो निम्न प्रकार है, फिर भी व्यवसाय जो जाति के लिए परंपरागत सा है किसी भी प्रकार से आवश्यक रूप से वही नहीं है जिससे उस समूह के सभी या अधिकांश लोग वर्तमान समय में अपनी जीविका का अर्जन करते हैं। इसका छठा और अंतिम बिंदु है विवाह पर नियंत्रण। हिंदू समाज अनेक उप समूहों से विभक्त होता है। प्रत्येक उपसमूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता है। यह प्रत्येक उपजाति अपने सदस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्यों को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती है।
इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होता है। जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता है, पर वेस्टर्न मार्ग ने तो अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार माना है। यहाँ पर जीएस गोरे ने यह भी लिखा है, फिर भी अंतर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने के इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं, और उनका कारण अनुलोम विवाह की प्रथा का होना है। पंजाब में विशेषतः पर्वतीय प्रदेश में ऊंची जाति का पुरुष किसी भी निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। मालाबार में जम्बूद्री तथा अन्य ब्राह्मणों के कनिष्ठ पुत्र क्षत्रिय व नैयर स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक समूह को विवाह संबंध अपनी सीमाओं के अंदर करने होते हैं, अर्थात किसी भी कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न कन्या से ही विवाह करना होता है, और विवाह अपने निजी समूह में ही होना आवश्यक है। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सदस्यता समूह से निष्कासन ही इसका सामान्यतः दंड होता है, जिसे अपराधी पक्षों को भोगना पड़ता है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे वर्ग व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में क्लास सिस्टम कहा जाता है। इसका भी हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके दर पर निर्भर करती है। आपने जाति और वर्ग के अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर के निम्न कथन को उद्धृत किया है। पूर्वी सभ्यता में जबकि वर्ग और परिस्थिति का मुख्य निर्धारक तत्व जन्म था, पश्चिमी समाज में आज धन ही वर्ग निर्धारक के रूप में उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, और धन की अपेक्षा जन्म कम कठोर निर्धारक तत्व है। धन अधिक दृढ़ है, अतः इसके दावों को सरलता पूर्वक चुनौती दी जा सकती है। यह एक आंशिक विषय है। इसमें पृथक्करण, उपार्जन या हस्तांतरण अथवा जातिगत भेदभावों को पैदा करने की क्षमता है, तथा यह भेदभाव भी स्थायी दरार उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कि जन्म से उत्पन्न होती है। यहाँ पर जीएस गुरे ने यह बात लिखी है कि हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है तथा वह अन्य व्यवसाय करने पर भी उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होती है। आपने यह भी लिखा है कि समस्त समुदाय के कानून को छोड़कर वर्ग के सदस्यों के आचार को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी नैतिकता का मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्थायी या सामाजिक परिषदें नहीं होती थी। एक ही वर्ग के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं, जो संगठित होने पर स्थायी कार्य संचालक का समितियों के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके सदस्यों पर अपने नियमों के अनुसार शासन करती है, और यह नियम सामान्य रूप से विशाल समुदाय के न्यायोचित अधिकार क्षेत्र को पृथक रखते हुए केवल अपने व्यवसाय संबंधी शिष्टाचार या आर्थिक लाभ का ध्यान रखते हैं, और विद्युजीवी व्यवसायों में सामान्य नियम तथा प्रशासनिक आदेश ऐसे विषयों को निश्चित करते हैं, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर है। प्रवेश संबंधी योग्यताएं, प्रशिक्षण का स्वरूप, पारिश्रमिक के तरीके, नौकरी की शर्तें, सहकर्मियों तथा जनता के प्रति व्यवहार के नियम, सार्वजनिक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों की योग्यताएं, सेवा की शर्तें और निष्कासन के अधिकार आदि सभी। जाति व्यवस्था में जाति पंचायत अपनी जाति के लगभग सभी मामलों पर निर्णय देती है। इन सभी को हम लोग यहाँ पर वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय। व्यवसाय को अंग्रेजी में ऑक्यूपेशन कहा जाता है। यह भी जीएस गुरे का सिद्धांत है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। जीएस गुरे ने अपनी कृति जाति, वर्ग और व्यवसाय में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाजशास्त्र दृष्टिकोण से विवेचना की है। आपने जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए आलोच्य पुस्तक के प्रथम अध्याय में जाति का 5वां लक्षण अप्रतिबंधित व्यवसाय के चयन का अभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसका वर्णन उपर्युक्त पृष्ठों में जाति व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है।
आपने वर्ग व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। आपने वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका एवं महत्व पर सविस्तर प्रकाश डाला है तथा व्यवसाय के आधार पर वर्गों के निर्माण, उनमें परस्पर उच्चता निम्नता का क्रम, इनमें कालक्रमिक परिवर्तन का जो सारगर्भिक वर्णन किया गया है उसे संक्षेप में उपयुक्त पृष्ठों में वर्ग व्यवस्था वर्ग तथा उसकी भूमिका शीर्षक पर किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय संबंधित तथ्य और वर्ग के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं, बिंदुवार हैं। इसका पहला बिंदु है, जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। 19वीं शताब्दी के अध्ययनों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा सा बंधन व्यवसाय के संबंध में था। जीएस गुरे के अनुसार इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय करती थी तथा एक ही जाति के सदस्य भी भिन्न भिन्न व्यवसाय करते थे। सिद्धांत रूप में बहुत प्राचीन काल से न केवल वर्णानुसार व्यवसाय या व्यवसायों के समूह निर्धारित किए गए बल्कि उनमें से अनेक जाति के अनुसार भी निश्चित हुए हैं। दूसरा बिंदु है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था जिसे त्याग देना अनुचित माना जाता था। तीसरा बिंदु है, सभी समाजों, सभ्य, आदिवासी आदि समाजों में व्यवसायों का विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन होता रहा है। सामाजिक वरिष्ठता एवं व्यवसायों व व्यवसाय समूहों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्मत योजना भारत की जाति में विद्यमान थी। चौथा बिंदु है, व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्य को उच्चतर मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जैसा कि समकालीन ब्रिटेन और अमेरिका में मौन रूप से था। पांचवा लक्षण है, भारत में कार्य के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे संबंधित पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध, पवित्र है या अपवित्र, भ्रष्टता कारक है या अथवा नहीं, को विशेष रूप से 19वीं शताब्दी से सामाजिक मूल्य का निर्धारक माना जाता रहा है। छठा बिंदु है, पिछली शताब्दी तक व्यवसाय में कृषि को उत्तम माना जाता रहा है। जीएस गुरे ने इस बारे में लिखा है कि व्यवसाय में कृषि उत्तम है जबकि व्यापार मध्यम और नौकरी सबसे निकृष्ट है। इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरितमानस में इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि उत्तम खेती मध्यम बान अदम चाकरी भीख समान। सातवां बिंदु है, ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद ही नौकरी के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रही है। ब्रिटिश काल से वेतन बहुत कम मिलता था तथा नौकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। मनु ने यह घोषणा कर दी थी कि नौकरी कुत्ते का जीवन है। इसका नेक्स्ट बिंदु है, अध्यापन का व्यवसाय भारत में सदैव एक आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा है। आठवां बिंदु है, इंजीनियरों तथा भवन निर्माणकर्ताओं का कार्य भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों के विशाल निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन व्यवसाय में विशिष्ट जातियों के बाहर के लोग थे जो लकड़ी या पत्थर से संबंधित परंपरागत व्यवसाय करते थे। मनु के अनुसार वह ब्राह्मण जो इन कार्यों को करते थे वे श्राद्ध भोज में आमंत्रित करने के योग्य नहीं होते थे। नौवां बिंदु है, डॉक्टरी या चिकित्सक का व्यवसाय ब्रिटिश शासन काल से पूर्वी भारत में विद्यमान था। मनु के अनुसार चिकित्सक का धंधा ब्राह्मण को इतना भ्रष्ट कर देता था कि वह श्रद्धा बोध के अयोग्य हो जाता था। नेक्स्ट बिंदु है, गुरे ने उन व्यवसायों का वर्णन किया है जो भारतीय जाति समाज में विद्यमान थे तथा जो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। आपने लिखा है कि अनेक व्यवसायों का विकास इंग्लैंड में सामंतवाद के पतन और वाणिज्यवाद और उद्योगवाद के विकास के समय हुआ था। और उसका अंतिम बिंदु है, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा छोटे कारोबार में घटी है। यहाँ पर गुरे की मान्यता यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया औद्योगिकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार आज हमने जीएस गुरे के बारे में और उनके सिद्धांत जो है
जाति, वर्ग और व्यवसाय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।